OFSS से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। 8 जुलाई से ये प्रक्रिया जारी है ऑनलाइन नामांकन की। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैफ बिहार के विभिन्न कॉलेज में, स्कूल्स में विद्यार्थियों के द्वारा इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। 8 जुलाई से 17 जुलाई का यह डेट है। और अब तक मैं बता दूं कि जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार कुल मिलाकर 4 लाख से ऊपर आवेदन विगत 2 दिनों के दौरान 8 और 9 को 4 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है और काफ़ी लोगों ने पेमेंट भी कर दिया है। 3.5 लाख के लगभग पेमेंट भी लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया है और उनको कोई समस्या नहीं आई है। विगत 2 दिनों के अंदर यह देखा गया है कि जो ऑनलाइन अप्लाई OFSS के तहत हो रहा है उसमें तमाम कुछ डाउट हैं विद्यार्थियों के, और उन डाउट का निराकरण करने के लिए आज का यह वीडियो मैंने बनाया है। इसके बारे में मैं आपके जितने भी अभी तक प्रश्न प्राप्त हुए हैं या जिसका समस्या का निराकरण आपके पास नहीं हो पाया है उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि NKT IAS यह YouTube चैनल है जिसमें यह वीडियो अपलोड आपके समक्ष आप इसको देख रहे हैं। अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। OFSS के बारे में आपके जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, जितने भी तरह के अपडेट होंगे इसी वीडियो चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। और कमेंट बॉक्स पर आप अपने प्रश्न को भी पूछ सकते हैं और उसका ससमय आपको जवाब भी दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके आपको जो समस्याएं आई हैं या जिन समस्याओं का अनुभव हुआ है उसका हम बात करते हैं। पहला समस्या आपका ये आया है पेमेंट के बारे में। कई विद्यार्थियों का यह कंप्लेन रहा है कि डबल पेमेंट हो गया है या पेमेंट कट गया है लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात, आपने अगर पेमेंट कर दिया है और आपके अकाउंट से पेमेंट हो गया है लेकिन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वह पेमेंट नहीं दिखा रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि 2 से 3 दिन का समय लगता है पेमेंट अपडेट होने में। तो 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तभी आप इस बारे में बताइए कि हमारा पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि जो बैंक है, जो गेटवे है, वो प्रोसेसिंग में 2 से 3 दिन का समय लेती है। अधिकतम 2 से 3 दिन का समय है। तो 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपका पेमेंट हो गया है, आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका पेमेंट ऑनलाइन दिखने लगेगा और उसको आप बाद में लॉगिन आईडी करके, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप पेमेंट का भी आपको स्टेटस पता चल जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत विद्यार्थी चाहते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया और तुरंत वह स्टेटस पेमेंट का दिखा दे, ऐसा नहीं होता है। 2 से 3 दिन का समय दीजिए। पहला ये था पेमेंट का अपडेट का, जिसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। दूसरा प्रश्न है, कई विद्यार्थियों का ये क्लेम है कि मेरा पेमेंट फंस गया है। तो अगर एक बार पेमेंट आपका डिडक्ट हो गया है, फंस गया है, तो पहले आप ये देख लें कि पेमेंट कटा है कि नहीं कटा है। अगर आपका पेमेंट कट गया है यानी अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो गया है, जैसे 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है, उतना पैसा अगर पेमेंट आपका कट गया है तो आप 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिए। और अगर पैसा नहीं कटा है तब फिर आप सेकेंड बार पेमेंट करने के लिए अटैम्प्ट लीजिए। लेकिन अगर पेमेंट कट गया है तो 2 से 3 दिन का समय दीजिए, है ना। और अगर पेमेंट कट गया है तो फिर आप दूसरा पेमेंट ना कीजिए, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। और रिफंड वाली जैसी कोई बात है, कई लोग कह रहे हैं कि हमको रिफंड कैसे मिलेगा, 2 बार पेमेंट हो गया है। तो रिफंड वाली कोई अभी बात नहीं है। पूरा एडमिशन प्रोसेस ये चलेगा। रिफंड का अभी तक तुरंत कोई उसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। आप एक बार पेमेंट कर दिए और उसका पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया तो आप आराम से 2 से 3 दिन का समय दीजिए, सिस्टम उसको अपडेट कर देगा। और अगर आपने डबल पेमेंट कर दिया, अब आप रिफंड के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप परेशान ना होइए।
आराम से एडमिशन प्रोसेस चलने दीजिए। जब OFSS का ये संपूर्ण साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद एक आवेदन आप दे सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन आईडी के तहत हमने पेमेंट किया और फिर हमने ही इस एक दूसरे ट्रांजैक्शन आईडी के तहत भी पेमेंट किया और अब मुझे एक ट्रांजैक्शन आईडी के तहत पेमेंट जो किया हुआ है उसको रिफंड करना होगा। पूरा प्रूफ के साथ आपको बोर्ड को एप्लीकेशन देने की आवश्यकता हो सकती है। फिर बोर्ड के जो लोग होंगे उस पर विचार करेंगे और फिर रिफंड की प्रक्रिया उनके नियमानुसार संपादित होगी। ये मेरा सुझाव है कि एक बार पेमेंट कट गया तो दोबारा आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है, आपको 2 से 3 दिन का समय देना है, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट होगा। पेमेंट से संबंधित चौथी जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि SBI का गेटवे और इलाहाबाद बैंक का 2 गेटवे इस समय बोर्ड के द्वारा जो सूचना मिली है उसके अनुसार यूज किया जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो मेरा कहना है कि जो न्यूज वहाँ से आ रही है वो ये पता चला कि SBI के गेटवे में थोड़ी समस्या है, इसलिए सुझाव है कि अभी इलाहाबाद बैंक के गेटवे का प्रयोग करें। इलाहाबाद में कोई समस्या अभी वर्तमान में नहीं है और SBI के गेटवे में थोड़ी समस्या है, इसलिए विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आप इलाहाबाद बैंक के जो गेटवे है उसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जो 300 रुपये का है उसको करने का आप प्रयास करें। तो कुल मिलाकर कमोबेश 4 बातें मैंने बताया पेमेंट के बारे में। पहली बात आपको मैंने बताया कि 2 से 3 दिन का समय लगता है पेमेंट अपडेट होने में। आप बिल्कुल परेशान ना हो, 2 से 3 दिन का समय दीजिए, सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सक्सेसफुली एप्लीकेशन जमा होते ही आपको तुरंत लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है और लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके माध्यम से आप कैफ को ओपन करके रिप्रिंट का ऑप्शन ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और 2-3 दिन बाद आपका पेमेंट भी अपडेट हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि एक बार अगर पेमेंट आपका कट गया तो आपको समय देना चाहिए, आपको दूसरा पेमेंट करने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने कहा कि रिफंड के लिए अभी परेशान ना हो, आप एडमिशन ले लीजिए। आपका मेधा लिस्ट जब जारी होगा समिति के द्वारा, उस मेधा लिस्ट के अनुसार आपके चयनित जो भी आपको अलॉट होता है वहां आप एडमिशन ले लीजिए और लेने के बाद जब संपूर्ण एडमिशन का प्रक्रिया फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक आवेदन आपको देना होगा संपूर्ण प्रूफ के साथ विद्यालय में, समिति में, बोर्ड में, ऑफिस में, और उसके अनुसार वो लोग अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगा। तो एक बात है, ये पेमेंट से संबंधित हुआ बात, तो इसको आप पेमेंट करते समय ध्यान रखिए। एक प्रश्न आया है कि मोबाइल नंबर जो डाला था वो गलत मोबाइल नंबर हो गया था, तो आपको तो ध्यान देना है कि गलत मोबाइल नंबर न डालें। आपको एक वर्किंग मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो मोबाइल आपका हो। आपको अपने पड़ोस का, आपके फ्रेंड का और साइबर कैफे का मोबाइल नंबर नहीं देना है। आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपके पॉकेट में रहता है, आपके पास रहता है, क्योंकि उस मोबाइल पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सारे अपडेट उसी मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका गलत मोबाइल नंबर डाल दिया? चलो मान लिया आपने गलत मोबाइल नंबर अगर डाल दिया तो अब वो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वही आपका लॉगिन आईडी है। उस मोबाइल नंबर पर चाहे वो जिसका भी हो, फ्रेंड का हो, रिलेटिव का हो, जिसका भी हो, अगर वो मोबाइल नंबर चला गया तो वो सिस्टम उसको एडॉप्ट कर लेता है, उस मोबाइल नंबर पर भी लॉगिन आईडी, पासवर्ड जाएगा। लेकिन आपको एक ईमेल भी आपने दिया होगा, उस ईमेल आईडी पर भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर गलत डाल देने के कारण अब आपको अपडेट नहीं मिलेगा, आपको अपडेट मिलेगा। आप ईमेल अपना बराबर चेक करते रहिए और ईमेल के माध्यम से आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड मिलेगा और आप ऑनलाइन जो आपका कैफ है उसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और आगे का सारा प्रक्रिया आप देख सकते हैं। परेशान ना होइए अगर गलत मोबाइल नंबर आपने डाल दिया तो, क्योंकि अपडेट मिलने का एक दूसरा माध्यम है ईमेल। सो ईमेल अब चेक कीजिए और मोबाइल नंबर वही रहने दीजिए। अब मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सका, लेकिन आप चूक न करें। आप +2 के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल के विद्यार्थी आप बनने जा रहे हैं और आप ये कहें कि मोबाइल नंबर गलत डाल दिया तो यह एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन डाल दिया तो अब रहने दीजिए, अब उसका कुछ नहीं होगा, ईमेल के माध्यम से आपका सारा काम होगा। तो इसीलिए उसमें सुधार नहीं होगा, आप ईमेल से अपना काम करें।
एक तीसरा तरह का प्रश्न जो विद्यार्थियों ने उठाया है कि ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कैसे सुधारें। जैसे एक तो क्वेश्चन आया है कि 9th का ज्वाइनिंग दें कि 10th का दें, तो आपको देना है 10th का, यानी 10वीं ज्वाइन आपने कब किया। फॉर एग्जाम्पल 10वीं आपने ज्वाइन किया 2010 में, तो 10वीं आपने पास कब किया होगा, 2011 में। 10 में ज्वाइन किया, 11 में पास किया, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ पास आउट ये मैट्रिक के बारे में है, 10वीं के बारे में है, 9th के बारे में नहीं, कंफर्म हो लीजिए। दूसरा बात, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने सपोज आपको 2010 देना था, गलती से दिला गया 2011, तो परेशान ना होइए, आपको लॉगिन फॉर्म जमा हो गया सक्सेसफुली, तो लॉगिन आईडी मिला, पासवर्ड मिला, आप उसको देखिए, आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं। आप लॉगिन आईडी को चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से उसको चेंज किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चेंज हो सकता है। सपोज बहुत कुछ अगर गलतियां हो गई और आपका फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो गया, आपने पेमेंट भी कर दिया, तो क्या क्या बदलाव हो सका। तो ध्यान दें, 2 तरह के विद्यार्थी हैं इस कैफ को भरने वाले लिए। OFSS के माध्यम से जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें 2 तरह के विद्यार्थी हैं। एक वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया है, और दूसरे विद्यार्थी वो हैं जो बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं। तो दोनों के लिए क्या क्या ऑप्शन है अगर भूल चूक सुधार करना है तो जो मैट्रिक बिहार बोर्ड से पास किए हैं, ध्यान रखिए, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जिन लोगों ने मैट्रिक पास किया है, वो क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। कैसे बदलाव कीजिएगा, लॉगिन करके पासवर्ड डालकर सक्सेसफुल एप्लीकेशन आपका सपोज जमा हो गया, पेमेंट सब कुछ हो गया, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा जरूर। और जब मिल गया तो आप लॉगिन कीजिए, पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद उसके डिटेल्स में बदलाव करना है। तो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किया है वो क्या बदल सकता है, केवल और केवल ऑप्शन। आपका जो ऑप्शन है वो आप एडिट कर सकते हैं। सपोज पहला ऑप्शन आपको देना था एन कॉलेज, लेकिन कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिला गया, अब बदल लीजिए। लेकिन यह ऑप्शन बिहार बोर्ड से पास करने वालों के लिए केवल और केवल कॉलेज का ऑप्शन ही बदला जा सकता है, अन्य डिटेल्स आप नहीं बदल सकते। ये स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए, ओनली ऑप्शन आप बदल सकते हैं लॉगिन करके। लेकिन बिहार बोर्ड के अलावा जो लोग CBSE से पास हैं, जो लोग ICSE से पास हैं, या अन्य केंद्र और राज्य के बोर्ड से पास हैं, वो क्या बदल सकते हैं, वो सारा चीज बदल सकते हैं जो कि मैनुअली उन्होंने एंट्री किया है। ध्यान रखिए, एक्सेप्ट वन थिंग, बोर्ड का नाम आप नहीं बदल पाइएगा। जैसे आपने केरला बोर्ड से मैट्रिक पास किया, या आप CBSE से पास किए, ICSE से पास किए, तो बोर्ड का नाम आप नहीं बदल पाइएगा लॉगिन करके। उसके अलावा वो सारा चीज आप एडिट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गया तब, अगर गलती नहीं हुआ तो फिर बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो CBSE, ICSE अलावा अन्य जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के लोग बोर्ड के नाम के अलावा अन्य सारे डिटेल्स जो मैनुअली भरा है उसको बदल सकते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, अगर गलती भरा गया तो लॉगिन कीजिए और उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के पास मैट्रिक वाले केवल कॉलेज के ऑप्शन को बदल सकते हैं, और बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से पास आवेदक सारे मैनुअल जितने भी चीज भरे हैं एक्सेप्ट बोर्ड का नाम सब कुछ बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं लॉगिन करके। लॉगिन क्या होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको जो है आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर मिला, दोनों पर समान रूप से जाता है। आप चेक करते रहिए, सारा अपडेट वहीं से आपको मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एक प्रश्न आया है कि फॉर्म सबमिट हो गया, रेफरेंस नंबर मिल गया, लेकिन प्रिंट आउट नहीं हो पाया। अब समस्या है, प्रिंट आउट नहीं हो पाया, आपको एक प्रिंट आउट कॉपी रखना था। परेशान ना होइए, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल गया है, और अगर नहीं मिला है लॉगिन आईडी पासवर्ड तो उसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा फिर आपको। लेकिन आपको फॉर्म्स सक्सेसफुल जमा होते ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड सिस्टम आपको कम्युनिकेट कर देता है। तो आप लॉगिन कीजिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो आपको ऑनलाइन प्राप्त होता है, मैसेज मिलता है ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर, और करके आप पुनः प्रिंट ले लीजिए। प्रिंट का ऑप्शन लॉगिन करके उपलब्ध है, इसलिए जमा करते ही अगर प्रिंट नहीं हो पाया तो उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है आपका। तो ये इशू है, एक तरह से आप कर सकते हैं, स्वयं सुधार कर सकते हैं।
तो एक महत्वपूर्ण ये चीज हुआ। इसके अलावा आपको यह देखना होगा कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड एकदम वर्किंग हो और किसी और का मोबाइल नंबर ना हो, किसी और का पासवर्ड ना हो। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप उसमें, क्योंकि आप बाद में रिप्रिंट और लॉगिन करने का भी यहां पर आपको मौका मिलेगा। मोबाइल नंबर इनवैलिडेट बता रहा है, ऐसा कई बार ऑप्शन आएगा, इनवैलिडेट मोबाइल नंबर बता रहा है। तो एक बार मोबाइल नंबर अगर आपने दे दिया तो वही मोबाइल नंबर हो जाएगा। आप लॉगिन करके देख लीजिए, मोबाइल नंबर इनवैलिडेट लॉगिन करने के बाद भी अगर बता रहा है तो आप समिति के कॉल सेंटर पर फ़ोन कर सकते हैं और कॉल सेंटर का नंबर दिया हुआ है जो वेबसाइट है समिति का। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल पर, जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कीजिए, उसका जवाब मिलेगा। आप जो भी प्रश्न कीजिएगा उसका जवाब, थोड़ा समय दीजिएगा, उसको जवाब आपको ज़रूर मिलेगा और वहाँ से इशू आ जाएगा। तो एक ये इशू आपको आ गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, कम से कम 10 ऑप्शन आपको देना है कॉलेज का, और उसमें एक ऑप्शन आपने दे दिया तो उसमें आता है ऐड, तो ऐड करना है। तो जब 10, कम से कम 10 ऑप्शन, अधिक से अधिक 20 ऑप्शन कॉलेजों का नाम देना है। आप 10 ही ऑप्शन दीजिए कम से कम, या चाहे तो 20 ऑप्शन दे सकते हैं। हर बार एक ऑप्शन को जोड़ने के लिए आपको ऐड वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा, उस चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा। और जब 10 ऑप्शन हो गया या 20 ऑप्शन हो गया तो फिर अंत में नो करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट के लिए आपको माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो ये इशू है कि वो आपको कर देना है। अब मैंने स्पष्ट रूप से बोला, और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में और कोई इशू नहीं है, क्लियर कट सारा चीज दिया हुआ है। किस कॉलेज में कौन सा ऑप्शन दें, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, तो वेबसाइट पर पूरा डिटेल्स आपका दिया हुआ है। किस कॉलेज में साइंस में कितना है, आर्ट्स में कितना है, कॉमर्स में कितना है, आप उसको देख लीजिए और आपका उसी के अनुरूप आपको ऑप्शन देना है। एक क्वेश्चन आएगा कि सिलेक्शन कैसे होगा, लेकिन अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी आपको सिलेक्शन के लिए परेशान नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन के लिए जो लॉजिक है वो बेसिकली 3 लॉजिक है। एक, सिलेक्शन में रिजर्वेशन नॉर्म्स का पालन होगा। बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार मेरिट लिस्ट निकलेगा, रिजर्वेशन लॉज को इनकॉर्पोरेट करके शामिल करते हुए। जो दूसरा लॉ है रिजर्वेशन के अलावा, वो ये है कि आपने जिस स्कूल से या आपने जिस कॉलेज से, स्कूल या कॉलेज से अगर मैट्रिक पास किया है जिससे, और आप चाहते हैं कि वहीं से आप जो है इंटरमीडिएट में भी एडमिशन लें, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण बात है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर आपने मान लीजिए कि एएन कॉलेज, अभी सपोज सर्वोदय उच्च विद्यालय पटना से आपने 10th किया है और आप चाहते हैं कि सर्वोदय उच्च विद्यालय में ही आप इंटरमीडिएट करें, तो आप आराम से उसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वहां आपको नहीं होगा, आपको वरीयता मिलेगा इसमें। तीसरी महत्वपूर्ण इसमें जो बात है कि आपको 10th में कितना नंबर आया है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, तो आपको कितना नंबर आया है और टोटल मार्क्स क्या है, ये दोनों आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो आपका मेरिट क्या है, तो 3 चीजों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वो सिलेक्शन होगा आपको कितना नंबर आया है 10th में आउट ऑफ टोटल, दूसरा रिजर्वेशन लॉज देख लीजिए, और तीसरा अगर आप जिस स्कूल में 10th किए हैं और वहीं से आप दे रहे हैं कि इंटरमीडिएट वहीं से करना है, तो आपको वरीयता वहीं पर मिलेगा, उसके अनुसार सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। अभी 8 जुलाई से 17 जुलाई तक एडमिशन का डेट चल रहा है, तो आप आराम से आवेदन भरिए। अभी देखें कि इसके डेट में विस्तार होता है क्या, एडमिशन लेने का डेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, उसको आपको देखना होगा। और अंत में तब प्रथम वरीयता सूची जारी होता है। फर्स्ट आपको सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है, आपको लॉगिन आईडी मिला है, पासवर्ड मिला है, उसमें आपको नोटिस जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लॉगिन आईडी करके भी आप देख सकते हैं। सो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बिल्कुल आपको देखना है और ये कर लेना है आपको, तो इस रूप में कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के कई जिलों में इस समय लॉकडाउन का स्थिति हो गया है। कोरोना वायरस के कारण कई लोग परेशान हैं, लॉकडाउन के शिकार हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कई जगह लॉकडाउन के कारण पब्लिक एक्टिविटीज बंद है, तो जैसे सहज केंद्र जाना होगा या डीआरसीसी वो सब बंद हो जाएगा। लेकिन आप अपने घर पर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, आप लैपटॉप के माध्यम से, आपके पास टैब है या एंड्रॉयड फोन है जिसमें इंटरनेट है, उसके माध्यम से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे आप जमा हो सकते हैं। सरकार क्या कह रही है, घर के अंदर रहिए, बहुत आवश्यक हो तभी घर के बाहर निकलिए। अब सरकार का ही इंस्ट्रक्शन है, आपको बचाना है, आपको हेल्थ को ध्यान में देना है।
तो किसी से अप्रोच लेने की जरूरत नहीं है। कोई परेशानी है तो आप हमसे बात कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में इस YouTube में देखिए, कोई समस्या है तो उसको देख सकते हैं और उसमें लिखिएगा, समय दीजिएगा, जवाब देंगे। परेशान ना होइए क्योंकि 17 जुलाई तक नामांकन का समय है, तो पहले दिन ही बिहार के सारे 15 लाख विद्यार्थी नामांकन लेना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, वेट कीजिए, आपका मेरिट तो कोई छीनेगा नहीं, आपका आरक्षण कोई छीनेगा नहीं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से, बिल्कुल ये नहीं कि पहले दिन ही सब लोग एक साथ नामांकन करेंगे तो फिर जो वेबसाइट है वही जाम हो जाएगा। इसलिए 17 तक का टाइम है और मैं बता दूं यह समय भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, जो सूचना है उस अनुसार ये 17 के डेट आगे भी एडमिशन के लिए आपको मिल सकता है। इसलिए आप परेशान ना होइए, इसके बाद भी एडमिशन का मौका आपको मिलेगा। आप घर में रहकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के माध्यम से, डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से आराम से। अगर नहीं है आप नेट पैकेज वगैरह ले सकते हैं, अप्लाई कीजिए। एक फोटो देख लेना है, स्कैन कर लेना पड़ता है, मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और ये आपको करना पड़ेगा और कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और उसके माध्यम से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतने प्रश्न विद्यार्थियों को आ रहे हैं जिसका उत्तर मैंने देने का कोशिश किया है। अगर और कोई प्रश्न अगर आपका है तो वो आप हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंट लिसनिंग के लिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर ये मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन OFSS के विषय पर अच्छा लगा, इस YouTube चैनल को जरूर लाइक कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे जो OFSS का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके दौरान इस चैनल के माध्यम से आपको मैं सारा अपडेट दूंगा। कई लोग हैं जानकार, उनके माध्यम से ये अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आपको मैं देता हूं। और पूरी टीम उसके तहत OFSS की टीम होती है, प्रोजेक्ट की टीम होती है जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। उस प्रोजेक्ट के उसके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आता है, तो आपके सिलेक्शन और एडमिशन तक संपूर्ण प्रक्रियाओं को आपको मैं अपडेट दूंगा। इस YouTube चैनल को जिसका नाम NKT IAS है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये एक सोशल सर्विस है जो आपके समस्याओं का एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक चैनल है पहली बार जो डेडिकेटेड पिन पॉइंटेड प्रश्नों का उत्तर दे रही है। और भी कोई प्रश्न अगर होगा तो आप हमें बताइए कि किस तरह का प्रश्न है जो इस YouTube वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, मैं अगला YouTube में उसको वीडियो में दूंगा, या आपके कमेंट जो आपके प्रश्न आएंगे उस प्रश्न में भी आपका समाधान देंगे। तो परेशान ना होइए, आपके लिए कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इंटरमीडिएट में लेने जा रहे हैं, ध्यान रखिए ये इंटरमीडिएट का कोर्स है, उसके बाद ग्रेजुएशन शुरू होता है। इस इंटरमीडिएट के आधार पर आपके भविष्य एक तरह से फाउंडेशन तैयार होता है। इंटरमीडिएट को फाउंडेशन कहा जाता है क्योंकि उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाता है और ग्रेजुएशन करके आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, BPSC तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इंटरमीडिएट आपको सही कॉलेज मिले, आप ध्यान रखिए किस कॉलेज में जाना है, कहाँ एडमिशन लेना चाहता है, थोड़ा आप पता भी लगा लीजिए कि कौन सा कॉलेज में फैकल्टी अच्छी है, कहाँ पर आपको अच्छा पढ़ाई मिल सकता है और आप कितने सक्षम हैं दूर दराज जाने में, क्या जाने में, वो सब आप समझ लीजिए। किस कॉलेज में कितना सीट है वेबसाइट पर दिया हुआ है OFSSBihar.in। एक बात और मैं बता दूं, कई फर्जी वेबसाइट भी OFSS के नाम पर बन गए हैं, जैसे एक OFSSBihar.info, ये फर्जी वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है, वहां से सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और डाउट अगर है तो आपका डाउट वेलकम है। हमारे YouTube चैनल को आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर एक ही बार डाउट लिखिए। कई लोग बार बार डाउट लिख रहे हैं, एक ही डाउट बार बार लिख रहे हैं। आपको बार बार डाउट नहीं लिखना है, केवल एक बार डाउट लिखिए, उसका उत्तर मिलेगा। थोड़ा समय दीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा और ऑथेंटिक उत्तर मिलेगा और अकॉर्डिंगली आप आगे करिएगा। और अंत में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर नहीं हुआ अंत में तो आपको हम उसका अंतिम में जो प्रोजेक्ट की टीम है उससे भी मैं बात करवा सकता हूं और आपका सारा समस्या का समाधान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग दिस वीडियो पेशेंटली एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जो OFSS पर आपके जो अन्य सवाल होंगे उस पर होगा। थैंक यू वेरी मच।